जब से वो विदेश से लौटा था उसने नज़र भरकर किंजल को नहीं देखा था। उसकी नज़रें प्यासी की प्यासी ही थीं। कितना बेचैन था वो उसकी एक झलक दिल में उतारने के लिए। लेकिन किंजल थी कि उसके सामने ही नहीं आना चाहती थी। और अब तो झंझलाहट के मारे आहान का बुरा हाल था। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है। रात को शहर से काफ़ी लेट हवेली पहुंचा था। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। पता नहीं क्यों आहान को एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद किंजल उसका इंतजार कर रही हो। उसके इंतजार में उसने खुद भी खाना न खाया हो। ये सोचते ही आहान के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई थी। वो बड़ी खुशी और उम्मीद में झूमता हुआ गाड़ी ड्राइव करके हवेली तक पहुंचा था। हालांकि वो चाहता तो रास्ते में ही कुछ खा सकता था, लेकिन भूख को बर्दाश्त करते हुए वो घर पहुंचा, इसी इरादे के साथ कि आज वो किंजल के साथ रात का डिनर करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सपने अधूरे के अधूरे रहने वाले थे। ये एक तरफा इश्क की आग थी जो उसके सीने में धड़क रही थी। शायद किंजल उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करती थी, लेकिन वो अपने सपने के साथ अंदर दाखिल हुआ। गहरी खामोशी ने उसका स्वागत किया था। हॉल की बड़ी लाइट जलाता हुआ उसने इधर उधर नजर डाली, लेकिन सोफे खाली पड़े थे। किचन की लाइट भी बंद थी। उसने एक नज़र किंजल के रूम की तरफ डाली। किंजल के रूम की लाइट भी बंद थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था, यानी वो सो चुकी थी। क्या उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं? हालांकि उसे अच्छी तरह पता है कि आज मैं देर से लौटने वाला था। सारे नौकर भी सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके होंगे, तो क्या वो मुझे खाना देने के लिए जाग नहीं सकती थी? उसके अंदर एक सन्नाटा सा उतरने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसे किंजल पर गुस्सा भी आया। वो जो भूख से बेहाल आया था, उसने खाना खाने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि अब भूख मर चुकी थी। चुपचाप कमरे में जाकर फ्रेश होने के बाद वो बेड पर लेट गया। लेकिन नींद किस कमबख्त को आनी थी। कितनी ही देर तक वो करवटें बदलता रहा। किंजल का नाजुक वजूद ख्यालों में घूमता रहा। वो उसकी सिर्फ एक नज़र की मेहरबानी चाहता था, और किंजल उस पर एक नज़र डालना गवारा नहीं करती थी। पता नहीं वो उससे इतना दूर क्यों भागती थी। उसे आज तक समझ नहीं आया। वो जितना उसके करीब होने की कोशिश करता, उतना ही वो उससे दूर भागती थी। उसे याद आया वो समय जब उसने किंजल के बगैर लंदन में गुजारा था। पूरे 12 साल वो लंदन में गुजार कर आया था। जब 16 साल का था तब हिंदुस्तान से लंदन चला गया था, और अब 28 साल का होकर हिंदुस्तान वापस आया था। उसे याद है उसके दोस्त उसका कितना मजाक उड़ाते थे। यार आहान, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि अब तक तू किसी लड़की के करीब नहीं गया। तू इंसान है या कोई ब्रह्मचारी? हमें देख, हम भी तो मर्द हैं ना। हमें भी अपने पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है। क्या तुझे तेरे जज्बात परेशान नहीं करते? उनकी ऐसी बातें सुनकर वो अपने दोस्तों को झड़क देता। मेरे सारे जज्बात, मेरी सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए है। अगर मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोचूं तो ये तो मोहब्बत में धोखाधड़ी होगी। इस बात से बेखबर वो किंजल की मोहब्बत का दम भरता कि किंजल ने तो उसे एक बार भी याद नहीं किया था। उसी की याद दिल में बसाए उसने पूरे साल लंदन में काटे थे। और जब लंदन से हिंदुस्तान आया तो एक नज़र किंजल को देखते ही जैसे अंदर तक तर हो गया था। अब तो उसे लंदन से आए हुए भी 15 दिन हो चुके थे, और इन 15 दिनों में 15 मिनट की झलक भी उसने किंजल की नहीं देखी थी। सोचते हुए वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आसमान पर सुबह ने हल्की सी रोशनी तानी हुई थी। चिड़ियों की चहचहाहट माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। दूर दूर कहीं बजती मंदिर में आरती की घंटी की आवाज़ किंजल के कानों को बहुत भली मालूम हो रही थी। एक अंगड़ाई लेते हुए वो बिस्तर से उठकर बैठी थी। कंबल हटाते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसकी हमेशा से यही आदत थी। सूरज निकलने से पहले ही उसकी आँख खुल जाती थी, और वो सुबह सुबह फ्रेश होकर सबसे पहले भगवान जी की आरती करती। इस वक्त भी वो नहा धोकर फ्रेश होकर आई और भगवान जी के चरणों में जाकर बैठ गई। उसके मन को बड़ा ही सुकून मिलता था। इस वक्त भी सुबह की आरती करने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया है। सर पर दुपट्टा रखे हुए ही वो जैसे ही बाहर निकली कि उसे चौधराइन जी की आवाज़ अपने पीछे से आती सुनाई दी। किंजल! वो फौरन पलटकर उन्हें देखने लगी और उनके पैरों में झुककर उनसे आशीर्वाद लेने लगी। खुश रहो मेरी बच्ची, भगवान तुम्हारे नसीब अच्छे करें। वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखती हुई उसे आशीर्वाद देने लगी। आप कमरे से बाहर क्यों आ गई दादी जी? मैं आपके ही तो पास आ रही थी। किंजल परेशान होती चौधराइन जी से बोली। वो ऐसी ही थी, नरम दिल, सबसे मोहब्बत करने वाली,
और फिर जब बात चौधराइन जी की हो तो उसके लिए तो ये बहुत ख़ास थीं। उनके लिए उसका दिल नरम क्यों ना पड़ता, जिन्होंने उस जैसी अनाथ के सर पर हाथ तब रखा था जब उसके अपने भी उसे फेंक कर चले गए थे। वो उसके लिए सब कुछ थी, उसकी पूरी दुनिया। उनके बिना उसका वजूद कुछ भी नहीं था। मुझे मालूम है मेरी बच्ची, तू मेरे पास ही आ रही थी। वो प्यार से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोली थी। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। उसके हाथ को धीरे से सहलाते हुए वो बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, अच्छा सुनो किंजल, आहान रात ही वापस आया है। इस वक्त सविता पीछे हवेली में मेरे साथ दूसरे काम में बिजी है। तो मेरी बच्ची जरा आहान को नाश्ता दे दो। वो भूख के मामले में बहुत ही कच्चा है और तुम जानती हो ना, वक्त पर उसका कोई काम ना हो तो हवेली में तूफान मचा देगा। ये कहते हुए चौधराइन जी जहाँ मुस्कुराई थी वहीं किंजल के होंठ भिंच गए थे। जैसा आपका हुक्म दादी जी। वो मासूमियत से सर झुकाती उनके हुक्म पर किचन में आ गई थी। किंजल बेटा, क्या ये नाश्ता आहान के लिए बना रही हो? क्योंकि तुम तो हॉस्पिटल 8 बजे तक जाती हो और अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी जब उसे अपने पीछे से गंगा आंटी की आवाज़ सुनाई दी। जी आंटी, दादी जी ने मुझे कहा था तो मैं ये नाश्ता। वो हाथ रोककर सादगी से बोली थी। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। उस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। ऐसा हंगामा मचा कर रखा है। अब जल्दी जाओ, उसका नाश्ता उसे देकर आओ। वो कहती हुई वहां से चली गई थी और किंजल सर झुकाए नाश्ता जल्दी जल्दी प्लेट में लगाने लगी थी और फिर अगले ही पल प्लेटें उठाकर आहान के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से दस्तक दी। तभी दरवाज़ा एक ही सेकंड में खुल गया था। जैसे सामने वाले को पूरा यकीन था कि दरवाजे के उस पार वही खड़ी होगी। किंजल की सांसें थम गईं। काले ट्राउजर, काली ही शर्ट पहने, चौड़े कंधे, गुस्से से भरी आंखें, बिखरे बाल, आंखों में लाल डोरे लिए वो उसे ही घूर रहा था। क्या है? आहान की आवाज़ गूंजी, लेकिन चाहकर भी वो अपने शब्दों में किंजल के लिए वो रौब और गरज नहीं ला पाया जो दूसरों से बात करते हुए उसके अंदाज का खास हिस्सा थी। किंजल के मामले में वो सदा से नरम और मोहब्बत करने वाला था। उसकी एक झलक ही आहान चौधरी को मोम की तरह पिघला देने की ताकत रखती थी। नाश्ता लाई हूँ आपके लिए। वो जल्दी से ट्रे सामने कर गई। नहीं है भूख मुझे। ये ख्याल रात को क्यों नहीं आया? तब भी मैं भूखा ही था। वो मुंह फुलाकर बोला। आवाज़ थोड़ी और नरम हो गई थी। तो सविता आंटी से कह देते अगर आपको भूख लगी थी। इतनी रात में मैं कैसे आपके कमरे में आपके लिए खाना ला सकती थी? वो जोर देती बोली। जरूरी नहीं है हर भूख का संबंध पेट से हो। कुछ तलब निगाहों की भी होती है जो किसी के दीदार से मिटती है। वो बेबसी से उसके झुके सर को देखता बोला और उसकी बात पर वो लाल पड़ती, उसकी बात की गहराई को अच्छे से समझती। नाश्ता लिए कदम आगे की तरफ बढ़ा गई तो वो दरवाजे पर पहाड़ जैसा खड़ा था। आराम से उसके आगे बढ़ने पर दरवाजे से हट गया। वो सीधे अंदर आती, नाश्ता मेज पर रखती, पलट कर जाने लगी। उसकी इन बातों का किंजल के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो बस जल्द से जल्द उसके सामने से गायब हो जाना चाहती थी। उसकी नज़रें उसे हमेशा लाल कर दिया करती थीं। सुनो किंजल। उसे अचानक ही आवाज़ आई तो किंजल के कदम थम गए। दिल जोरों से धड़कने लगा। जी? बिना उसकी तरफ देखे बोली। आहान की गहरी नज़रें किंजल के वजूद का जायजा ले रही थीं। सफ़ेद रंग की सिंपल से सलवार सूट में उसका मोमी वजूद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और उसके दिल की दुनिया में तूफान मचा रहा था। वो होठों में धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छी लग रही हो। जज्बातों से चूर शब्दों में वो दिल के शब्द जबान पर ले आया था और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि किंजल ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की थीं। चौधरी सूरजभान एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उसूलों पर जान देने वाले और बहुत ही इंसाफ पसंद, हक और सच का साथ देने वाले। उन्होंने कभी गरीब और अमीर इंसान में फ़र्क नहीं किया था। जब भी कोई फैसला किया तो हमेशा ही सच का साथ दिया। यही वजह थी कि उनका इकलौता बेटा विजय चौधरी, जो कि बाप के बाद गांव का चौधरी बनने वाला था, हमेशा माँ बाप के सामने उनके फैसलों पर सर झुकाए रहा। कभी कोई जिद नहीं की, जो कहा चुपचाप मान लिया। उसके उलट उनकी छोटी बहन तानिया की नेचर में थोड़ी जिद और बागीपन था, जिसे चौधरी सूरजभान हमेशा अपने रौब से दबा कर रखते थे। लेकिन किसे पता था कि एक रात वो चुपके से सबको छोड़कर चले जाएंगे। अचानक हुई इस मौत से चौधराइन जी तो जैसे गुमसुम हो गई थीं। 2 बच्चों का साथ, भरी जवानी और जिंदगी का ये लंबा सफ़र, ये बड़ी जिम्मेदारियां उनके लिए बड़ा कठिन समय था। लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने हिम्मत और हौसले से काम लिया। पति के जाने के बाद उन्होंने पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर ले ली। रिश्तेदारों और गांव वालों
और जानने वालों के लिए जितने चौधरी सूरज भान जरूरी थे उतने ही चौधराइन जी जरूरी हो गई थीं। लोग उनका असल नाम तो लगभग भूल ही गए थे। सब उन्हें चौधराइन जी कहने लगे थे। उनका हुक्म सबके लिए पत्थर की लकीर माना जाने लगा। वक्त के साथ बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने एक जानने वालों में से अपने बेटे विजय के लिए गंगा को पसंद किया और उसे ब्याह कर हवेली ले आई। शादी के कुछ महीने बाद ही हवेली में खुशियों की जैसे बहार आ गई। गंगा उम्मीद से थी। चौधराइन जी ये खबर सुनते ही भगवान जी के चरणों में गिर पड़ी। वो दादी बनने वाली थीं और ये खुशी उनके लिए बहुत बड़ी थी। पूरे गांव में इस खुशी के लिए मिठाइयाँ बांटी गईं। गरीबों को कपड़े और पैसे बांटे गए। इसी दौरान तानिया की शादी की बात भी चलने लगी थी, जो किसी पास के ही गाँव में तय हुई थी। लेकिन तानिया शादी से इनकार करती रही। असल वजह तब पता चली जब चौधराइन सख्ती से पेश आईं। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी जो शहर में एक बड़े बाप का बेटा था। हकीकत जानकर चौधराइन जी को जबरदस्त झटका लगा था, लेकिन पति और बेटी की इज्जत की खातिर उन्होंने खुद को संभाला और समझदारी से काम लेते हुए तानिया को उसकी पसंद के साथ शहर विदा कर दिया। जबकि विजय को शादी पर बहुत ऐतराज था, लेकिन माँ के सामने वो भी खामोश रहा। दोनों बच्चे अपने अपने घर के हो चुके थे और खुशी खुशी रह रहे थे। और फिर आहान की पैदाइश से उनकी खुशियाँ और भी डबल हो गईं। चौधराइन जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आहान, जो बहुत ही खूबसूरत गोरी रंगत वाला, काली काली चमकीली आंखों और शहजादों जैसे नए नक्श रखने वाला, पूरी हवेली और पूरे गांव का लाडला था। हर कोई उसकी नज़र उतारते नहीं थकता था। वक्त का काम है गुजरना और धीरे धीरे वक्त तो गुजरता जा रहा था। लेकिन आहान के बाद गंगा और विजय की ज़िंदगी में औलाद की दूसरी खुशी नहीं आई। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर का कहना था अब आपकी वाइफ दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। चौधराइन जी का दिल बुझ गया था। हालांकि विजय जी और गंगा जी ने आहान में ही अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दी और भगवान का फैसला दिल से स्वीकार कर लिया। लेकिन चौधराइन जी अपने दिल का क्या करती, जिनमें एक पोती की चाहत बसी हुई थी। गांव में एक मंदिर था जिसके दर्शन के लिए हर साल लोगों की बहुत भारी भीड़ लगती थी। लोगों की मान्यता थी कि उस पहाड़ी पर बने शिव जी के मंदिर में माथा टेकने से सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और ये दिन साल में सिर्फ एक बार ही आता था और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। अपने को अपना नहीं समाता था। तरह तरह के आए लोग वहाँ पर नजर आ रहे थे। कोई जल चढ़ा रहा था तो कोई माथा टेक रहा था, कोई रो रहा था तो कोई गिड़गिड़ा रहा था, तो कोई गरीबों में दान पुण्य कर रहा था। हर कोई अपनी अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए इस मंदिर में भगवान जी के सामने माथा टेकने आया था। तो वहीं एक तरफ लाइन में कुछ भिखारी भी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर इस वक्त एकांत और उम्मीद थी। ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता था। एक ही दिन में उन्हें इतना कुछ मिल जाता था कि वो 3-4 महीने भी बैठकर खाते तो आराम से खा सकते थे, और इसके बदले वो लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद भी देते थे। चौधराइन जी भी गरीबों को खाना और पैसे बांट रही थी। इसी चाहत में आई थी कि वो भगवान जी से एक पोती की गुहार लगाएंगी। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आई तो एक तरफ उन्हें कोने में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अरे चुप हो जा बदनसीब, यहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं, तुझे कहाँ से पालें। इस कड़कदार आवाज़ पर चौधराइन जी और उनकी नौकरानी चौंक कर पीछे पलटे थे। वो शायद इस मंदिर का सफाई कर्मचारी था, जो छोटी सी चादर में लिपटे बच्चे को झिड़कता, हाथों में लिए जोर जोर से हिलाता डुलाता बोल रहा था। अरे इतने छोटे से बच्चे को ऐसे क्यों कह रहे हो? शायद उसे भूख लगी हो, उसकी माँ से कहो इसे दूध पिलाए। चौधराइन जी को बड़ा गुस्सा आया था और इसीलिए वो गुस्से से उस आदमी के पास जाकर बोली, चौधराइन जी, ये 1 महीने की बच्ची है, इसका कोई वारिस नहीं। इसे कल कोई यहाँ इस पेड़ के पास रात के अंधेरे में छोड़कर चला गया था। पता नहीं वो कौन बदनसीब माँ बाप थे जिन्होंने इस देवी की कदर न की। कल रात से ये बच्ची मेरे पास है, न दूध पी रही है ना ही संभलने में आ रही है, और अब तो ये बच्ची बुखार से भी तपने लगी है। भगवान ही जाने इसकी क्या किस्मत है। मंदिर में सफाई करने वाले उस आदमी ने उसे हिलाते जुलाते अफसोस से कहा, लेकिन चौधराइन जी को उसके शब्दों की तेजी दिल में चुभती हुई महसूस हुई। वो तो जैसे तड़प उठी थी। ऐसे मत कहो, हो सकता है मेरे भगवान ने इस बच्ची के नसीब में बहुत अच्छा लिखा हो, तभी तो ये यहाँ तक चली आई। वो आदमी के हाथ से बच्ची को लेती हुई ममता भरे अंदाज में बोली थी और चादर हटाकर उसे देखा, जो चौदहवीं के चांद की तरह रोशन दिखाई दे रही थी। एकदम गुलाबी गुलाबी खूबसूरत नए नक्श वाली, जिसका चौड़ा माथा था, कान के पास एक छोटा सा काला तिल जैसे नज़र का टीका लगाया गया हो। चौधराइन की गोद में आते ही वो जैसे चुप हो गई थी और धीरे धीरे नींद की गोद में उतरने लगी।
चौधराइन जी को इतनी मासूम खूबसूरत बच्ची देखकर गहरा सदमा लगा था। वो उन्हें कोई अच्छे घराने की मालूम हुई। ये बच्ची मेरे साथ जाएगी, मेरी हवेली में। चौधराइन जी ने हुक्म दिया, जबकि वो आदमी तो खुशी और हैरानी से उन्हें देखने लगा। आप बहुत बड़े दिल की मालिक हैं चौधराइन जी। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपने इस लावारिस बच्ची के सर पर हाथ रखकर इसकी किस्मत खोल दी। वो आदमी उन्हें ढेरों सारी दुआएं देता अपने काम में मगन हो गया। चौधराइन जी बच्ची को बहलाती हुई अपनी गाड़ी में आ बैठी थीं। उसे अपनी बाहों में भरते जिस मोहब्बत और अपनेपन का उन्हें एहसास हो रहा था, वो बयान करना मुश्किल था। सारे रास्ते वो उसे अपने सीने से लगाए बैठी रहीं। अरे ये बच्ची किसकी है माँ जी? तभी विजय अपने 5 साल के बेटे आहान की उंगली थामे वहां आते बोले, विजय ये मेरी बेटी है, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, मेरा सब कुछ। वो बड़े ही मोहब्बत से डूबे शब्दों में बोली। मैं समझा नहीं माँ जी। वह हैरानी से बच्ची को देखते हुए बोले, मतलब कि आज से ये तुम्हारी भी बेटी है। चौधराइन जी मुस्कुराई। अरे माँ जी, पता तो चले ये बच्ची है किसकी, कहाँ से लाई हैं आप इसे? और फिर चौधराइन जी ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ और दुख भी हुआ। वो बच्ची सचमुच चांद का टुकड़ा थी। चौधराइन जी ने नौकरानी से कहकर गांव की एक औरत की, जो कि हाल में जचकी कर चुकी थी, उसे बुलवाया और उस बच्ची को दूध पिलाने की जिम्मेदारी उसे तब तक के लिए दे दी जब तक उसका कोई दूसरा हल न निकल आता। माँ जी, अगर कल को उसके कोई बारिश निकल आए और उन्होंने हक जताया तो? विजय जी गहरी संजीदगी से बोले। तब का तब देखी जाएगी। अगर कोई निकल भी आया तो उसका ऐसा हाल करूंगी कि मुंह छुपाकर भाग जाएगा। चौधराइन जी के खतरनाक तेवर देखकर विजय जी मुस्कुरा उठे। चौधराइन जी ने उस बच्ची के सर से कई नोट बांटते हुए गरीबों में बांट दिए। बच्चे पेट भर के दूध पीने के बाद ऐसे चैन की नींद सोई जैसे अपनी माँ की आगोश में हो। ये तो बिल्कुल बिल्ली का बच्चा है, एकदम मुलायम सफ़ेद गोरी। इसका नाम क्या है? छोटे से आहान को वो बच्ची बहुत पसंद आई थी। वो शौक भरी नज़रों से उसे देखता हुआ बोला, हाँ बिल्कुल जैसा मेरा शेर आहान है, ये भी बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसी है। वो मुस्कुराकर उसका गाल चूमती हुई बोली, इसका नाम तो मैं किंजल रखूंगी। किंजल का मीनिंग जानते हो बेटा? उन्होंने आहान के गाल को खींचते हुए पूछा। नहीं दादी जी, क्या मीनिंग होते हैं किंजल के? किंजल के मीनिंग होते हैं कोई अनमोल मोती, और ये मेरे लिए किसी अनमोल मोती से कम नहीं है। बस इसीलिए मैं इसका नाम किंजल रखूंगी। उन्होंने उसे मतलब समझाते हुए किंजल के माथे को चूम लिया था। क्या मैं इसे गोद में उठा लूं? वो मासूमियत से बोला। चौधराइन जी मुस्कुराती हुई किंजल को उसकी गोद में दे गई, जो खुशी से चहकता हुआ उसे प्यार करने लगा। वक्त आगे की ओर सरकता जा रहा था। चौधराइन जी की मोहब्बत के साय में दोनों बच्चे पलकर तेजी से बड़े हो रहे थे। आहान की रगों में जहाँ चौधरी का खून था, वहीं उसका मिजाज भी उनके जैसा ही था। वो किंजल पर अपनी पूरी मिल्कियत और रौब दबदबा दिखाता। जहाँ वो नन्ही परी ढेरों मासूमियत लिए उसकी दोस्त, उसकी हमराज, उसका सब कुछ थी, वहीं वो उस पर कड़ी निगरानी के साथ उसके साथ साय की तरह लगा रहता। हर पल उसकी सुरक्षा करता। उसे कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, किसके सामने आना है, किससे बात करनी है, यहाँ तक कि चौधराइन जी भी उसके सामने जवाब देने की पाबंद होती थीं। किंजल के मामले में वो धीरे धीरे इतना सेंसिटिव हो जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं था। सब यही समझते थे कि वो अपने दादा चौधरी की खूबियाँ रखता है, लेकिन वो तो मासूमियत और लड़कपन में ही किसी और डगर पर चल पड़ा था, जिसका एहसास और किसी को तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चौधराइन जी को जरूर हुआ था। वो दोनों हंसते खेलते एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते, एक दूसरे के आदी होते जा रहे थे, और जो चौधराइन जी को बहुत कुछ खटकने पर मजबूर करने लगा था। किंजल तो चलो मासूम कम उम्र अभी भी बच्ची थी, लेकिन आहान तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने जा रहा था। अब वो 16 साल का हो चुका था, जबकि किंजल 11 साल की। उन्हें अब इसके लिए सीरियसली कुछ सोचना पड़ा, और उसके लिए उन्होंने एक फ़ैसला किया कि वो आहान को पढ़ाई के लिए लंदन भेजेंगी, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सख्त जिम्मेदारियां आहान को ही निभानी थीं। और इसीलिए एक शाम उन्होंने बहुत खामोशी से अपने फैसले के बारे में सबको बता दिया। किसी को एतराज़ नहीं था, लेकिन आहान बहुत ही खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। वो समझ गईं कि उसे किंजल से दूर जाने का गम है। जाहिर है बचपन से दोनों का बहुत गहरा रिश्ता रहा था। अब ऐसे में अचानक से अलग हो जाना, ये गम कोई कम तो नहीं था। लेकिन उनके फैसले के सामने वो चुप होता सर झुका गया। 10-12 साल जब पराए देश में गुजार कर आएगा ना, तो सब भूल जाएगा। वक्त के साथ दिमाग पर बचपन की यादें भी मिट जाएंगी। वो एक मैच्योर मर्द की तरह निखर कर मजबूत और ताकतवर बनकर एक नए रूप में सबके सामने उजागर होगा।
फिर सब ठीक हो जाएगा। खुद को तसल्ली देती वो संजीदगी से सोच रही थी। लेकिन अचानक विजय जी के हादसे से होने वाली मौत की खबर सुनकर तो जैसे हवेली पर एक कयामत टूटी थी। जवानी में पति की मौत और अब बुढ़ापे में जवान बेटे की मौत का सदमा उन्हें जीते जी मार गया। आहान को सीने से लगाए वो दहाड़े मार मार कर रोई थी कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब वही उनका सब कुछ था, उनकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी। वो उनकी उम्र भर की कमाई था जिसे वो किसी भी हाल में अब बिखरता नहीं देख सकती थी। जिंदगी एक बार फिर उन्हें एक भारी जिम्मेदारी सौंप गई थी जिन्हें खुशी या फिर गम जैसे भी हो निभाना था। और उन्हें जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कितना वक्त गुजर गया ये कोई चौधराइन जी से जाकर पूछता। बच्चे बड़े होकर अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे थे। सालों बाद आहान जब वापस हिंदुस्तान लौटा तो उसे देखकर चौधराइन जी हैरान रह गईं। 6 फीट से निकलता कद, बेहद खूबसूरत कसरती मजबूत बदन, चमकती काली आंखें जिसे देखकर हवेली की ही नहीं गांव की हर औरत, हर लड़की, यहाँ तक कि मर्दों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। चौधराइन तो उसकी नज़र उतारती उसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थीं, जबकि गंगा जी भी अपने शानदार से बेटे पर नज़र नहीं टिका रही थीं कि कहीं उन्हें उसकी ही नज़र न लग जाए। लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें कई सालों के बाद भी हवेली आकर किसी को ढूंढ रही थीं। वो बेताबी से यहाँ वहाँ किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है मेरे लाल, किसे ढूंढ रहे हो? चौधराइन जी उसके बिखरे घने बाल समेटते हुए बोली। किंजल नजर नहीं आ रही दादी जी, क्या उसे मेरे आने का नहीं पता था? वो शब्दों में गहरी संजीदगी और सख्ती लिए पूछने लगा, जबकि चौधराइन जी उसके मुंह से किंजल का नाम सुनकर एक पल के लिए पत्थर रह गई थीं। फिर वो जबरदस्ती खुद को संभालती धीरे से बोली, बताया था ना, अब वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई है। गांव के सरकारी अस्पताल में जाती है, वहाँ गांव के तमाम लोगों का फ्री में इलाज करती है। अभी भी वहीं है, बस थोड़ी ही देर में आती होगी। उनके बताने पर वो थोड़ा रिलैक्स होता दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल खड़ा हुआ और बोला, मैं खुद उससे मिलकर आता हूँ। उसकी जल्दबाजी को देखकर चौधराइन जी तो हक्का बक्का रह गई। इसका मतलब वो इतने साल गुजरने के बाद भी अब तक वहीं खड़ा था, उसी राह का मुसाफिर बनकर, उसकी राह तकते तकते। तभी किंजल मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। कांच से बड़ी बड़ी आंखें और उन बड़ी बड़ी आंखों पर झुकी घनेरी पलकें, गुलाबी रंग, खड़ी नाक, लंबे सुनहरे बाल, नाजुक वजूद, सबसे बढ़कर उसकी सादगी और मासूमियत। आहान तो पलकें झपकाए बिना उसे देखता रह गया। सालों दूर रहने के बाद भी वो एक पल को, उसकी याद को, उसके वजूद को भुला नहीं पाया था। किंजल को सामने देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक अजीब सा सुरूर उसके पूरे वजूद में दौड़ गया था। चौधरी आहान, कैसे हैं आप? वो एकदम सामान्य शब्दों में पूछ रही थी और आहान को लगा जैसे अभी उसका दिल फड़फड़ाकर किंजल के कदमों में जा गिरेगा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मोहब्बत और जज्बों से भरे शब्दों में वो नजरें उस पर टिकाए उसे देख रहा था। उसके मुकाबले में किंजल बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उससे मिलती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि चौधराइन जी बस खामोशी से ये सब देखती रहीं। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। इस वक्त कौन आ गया? वो खुद से बड़बड़ाती हुई गले में दुपट्टा डालकर गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने आहान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर वो एकदम से सहम गई। चौधरी आहान, आप? हाँ मैं, ये कॉफ़ी लाया था बनाकर कि दोनों मिलकर साथ पियेंगे। अंदर आ जाऊं? हाथ में कॉफ़ी के 2 मग पकड़े वो चमकती आंखों से इजाज़त मांग रहा था। इतनी रात को आपको मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए, किसी ने देख लिया तो उंगलियां उठेंगी। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझ पर अगर लोगों ने उंगली उठाई तो दादी जी की परवरिश पर बात आएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो थोड़े सख्त अंदाज में बोली, फिर जो इल्ज़ाम और उंगलियां उठेंगी उन्हें ज़मीन में जिंदा दबा दूंगा। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम पर कोई भी सवाल उठाएगा तो आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए इन बेकार की सोचों को दिमाग से निकाल दो। वो किंजल से भी ज़्यादा सख्त अंदाज में कहता वापस पलट गया और उसे भी हाथ पकड़कर अपने साथ वहीं एक तरफ बाहर ले जाता कुर्सी पर खींचकर बिठा दिया। मेरे दोस्तों को वहाँ मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद थी, अक्सर मुझसे बनवा कर पिया करते थे। अब मेरी इकलौती और सबसे ख़ास दोस्त तुम हो तो मैं ये कॉफ़ी बनाकर तुम्हारे पास चला आया। दीवार से टेक लगाए वो कॉफ़ी पीने के साथ उसे टकटकी बांधे देखकर बोला, बचपन बहुत पीछे रह चुका है चौधरी आहान, और हम वक्त से बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब हमारे बीच दोस्ती जैसा कोई जज्बा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ के चौधरी बनने वाले हैं,
आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं गांव के लिए। मैं इन बेकार की हरकतों को ना तो पसंद करती हूँ और ना ही मैं इनमें आपका साथ दूंगी। ये आखिरी बार है, इसके बाद आप मेरे करीब मत आइएगा। वो सर झुकाए अटल अंदाज में बोली। चौधरी तो बन जाऊंगा, एक बार तुम्हें अपने नाम तो कर लूं, उसके बाद ऐसी ऐसी हरकतें न सिर्फ मैं करूंगा बल्कि तुमसे भी करवाऊंगा। वो अर्थपूर्ण अंदाज में बोलता किंजल का दिल बंद कर गया था। किंजल फटी आंखों से उसे देखने लगी और हकलाई कि क्या मतलब है आपका? क्यों, तुम नहीं जानती या फिर जानबूझकर भोली बनने का नाटक कर रही हो? दादी जी सब समझती हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया कि शायद 7 समंदर दूर भेजकर वो मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल देंगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं किंजल। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो लाख जतन कर लो, फूंक झाड़ कर लो, लेकिन ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसकी आग और भी भड़क जाती है। खैर, तुम्हें यही बताने आया था, वरना मैं इतना पागल और फ्री इंसान तो हूँ नहीं जो इतनी रात को यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूँ। मर्द ऐसी बेकार की हरकतें सिर्फ अपनी मनपसंद औरत के साथ ही करता है। बहुत जल्द मुझे चौधरी के पद पर आना है। फिर मैं दादी जी से बात करूँगा हमारी शादी की। बस तुम तैयार रहना। ज़्यादा नहीं, बस तुम्हारी हाँ चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। वो बड़े ही लापरवाह अंदाज में उसे गहरी नज़रों से देखता ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत ज़रूरी मसले को डिस्कस करने आया हो। वहीं किंजल की तो जैसे दुनिया ही हिल गई थी। चौधरी अहान, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। जब वो बोली तो उसकी आवाज़ काँप रही थी। क्यों? दुनिया के तमाम लोग शादियाँ करते हैं, घर बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। मैं या तुम कौन सा अनोखा कर रहे हैं जो मैं शर्म करूं? अब तुमको ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। शादी के बाद तुम्हें सब अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अपनी बात तो निडर अंदाज में कहता हुआ वो बिना उसकी राय जाने एक घमंडी राजा की तरह चल पड़ा। किंजल के तो जैसे कानों से धुआं निकलने लगा था और गाल तपने लगे थे। उसके बाद से तो ये सिलसिला जैसे चल पड़ा। वो कभी भी कहीं भी उससे मिलने पर और अपनी मोहब्बतें और चाहतों का इजहार बड़ी ही लापरवाह अंदाज से करना नहीं भूलता था। किंजल उसकी बढ़ती बेखौफी और जज्बों को देखकर अंदर ही अंदर डरती रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे समझाए कि उनके बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो आसमान पर चमकने वाला चांद तो वो ज़मीन की खाक थी। उनका मिलन नामुमकिन था। जबकि आहान चौधरी तो इस फ़र्क को भुलाए जैसे अपने इश्क की आग में अंदर ही अंदर जल रहा था। वो कैसे भी बस अपने और किंजल के रिश्ते को नाम देकर उसे अपने नाम बनाकर अपने पास रखना चाहता था। सविता आंटी, ये दूध गंगा आंटी को देना है। उनके सर में दर्द है तो वो दवाई ले लेंगी। और उनसे कहना कि दूध गर्म है तो जल्दी ही पी लें, वरना ठंडा हो जाएगा तो वो नाराज़ होंगी। उन्हें ठंडा दूध पसंद नहीं और एलर्जी भी है। वो दूध का गिलास सविता को पकड़ाती हुई उसे समझा रही थी। किंजल मैडम, ये एलर्जी क्या होता है? सविता मुंह बनाए बोली। वही जो किंजल को आहान से होती है और इसीलिए मुझसे दूर दूर भागती है। अचानक आहान किचन में आता जोर से बोला तो वो दोनों चौंक उठीं। अरे चौधरी साहब, मैं समझी नहीं। सविता दुपट्टा मुंह पर रखते हुए हंस पड़ी। सविता आंटी, तुम जाओ, जिसे समझना था उसने समझ लिया। वो हल्का सा हंस दिया। तभी सविता के पीछे वो भी किचन से बाहर निकलने लगी। तुम कहाँ चली? अभी तो रुको, सुबह से इन गाँव वालों के पीछे अपना खून जलाए रखती हो। अभी तो जाकर तुम्हारा दीदार नसीब हुआ है तो दिल को कुछ सुकून मिलता है। कुछ वक्त रुककर मेरे दिल की दवा भी तो करो। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा होता शरारत से बोला, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी और चौधराइन जी की इज्जत का ही ख्याल रख लो। वो दांत पीसकर निकलने की कोशिश में थी, जो पूरा रास्ता रोक कर खड़ा हुआ था। इज्जत का ख्याल है तभी इतना कुछ बर्दाश्त कर जाता हूँ। तुम जिस तरह से बात करती हो मुझसे, ये अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम जिस तरह मेरे जज्बों की और मेरी मोहब्बत की तौहीन करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ज़बरदस्ती राहों का मुसाफिर नहीं बना। ये तो भगवान ने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाली है, जिस पर मेरा कोई जोर नहीं। आहान की आवाज़ जैसे आंधी की गरज थी। चेहरे पर वही तेज चमक जिसे देखकर बड़े बड़े थर थर काँपते थे। उसे सख्त नज़रों से घूरता वो लंबे लंबे कदम भरता वहाँ से चला गया। किंजल अचानक ही दीवार से लगती गहरी सांसें लेने लगी। एक तो इस लड़के ने उसे सूली पर लटकाया हुआ था। वो उसकी जिद्दी तबीयत और जुनून से अब डरने लगी थी। इस सरफरे चौधरी से किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती थी। किंजल दादी जी की उम्र भर की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती थी। और वो था कि हर बार सामने आ जाता। अब तो वो किसी भी बात से नहीं डरता था
और उसके बहुत करीब आकर अपनी मोहब्बतों का उसे यकीन दिलाता था। लेकिन किंजल का खून सूख जाता था। क्या हुआ मेरी बच्ची, आज कुछ ज़्यादा ही थकी हुई लग रही हो? अभी हॉस्पिटल से आई थी और आते ही सीधा दादी जी की गोद में सर रखे आंखें बंद कर गई थी। वो प्यार से उसके लंबे बालों को संवारती हुई पूछने लगी। बस दादी जी, क्या बताऊं, गांव के लोग साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। फिर रोते हुए आते हैं कि ये हो गया वो हो गया। वो हंसकर बोली तो दादी जी भी हंस पड़ी। बस मेरी बच्ची, कुछ ही वक्त की बात है, फिर तू पराए घर विदा हो जाएगी तो मेरे सर से भी बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर वहाँ अपना ये डॉक्टरी का शौक पूरा करती रहना। चौधराइन जी की बात सुनकर किंजल का दिल एकदम सिकुड़ गया। न जाने क्यों उनकी बात से दिल इनकारी होता अपना सर पटकने लगा कि वो क्यों उसे पराए घर विदा करने का ख्याल जाहिर कर रही हैं। उसे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना था। वो हमेशा हमेशा इसी हवेली में उनके पास रहना चाहती थी। लेकिन उनके फैसले पर उनकी बात का जवाब देना किंजल की आदत नहीं थी। वो खामोशी से सर झुका गई। जाओ किंजल बेटा, खाना खाकर आराम करो, वो उसके बाल सहलाती मोहब्बत भरे अंदाज में बोली तो वो बेदिली से उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन चौधराइन जी की बातों से जैसे उसकी भूख मर गई थी। मजबूरन कुर्सी खींचकर बैठ गई। नौकरानी खाना लगाने लगी। मेरा भी खाना लगा दो। वो अभी अभी बाहर से लौटा था, काले रंग की शर्ट और वाइट कलर की पैंट में। उसकी कद काठी और भी मजबूत नजर आ रही थी। इस रंग में चेहरा और भी खिला खिला नजर आ रहा था। उसकी आवाज़ पर किंजल ठिठक गई। वो ठीक उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठा उसे शरारती नज़रों से देखने लगा। लेकिन किंजल अपनी धुन में मगन उससे नज़रअंदाज किए जल्दी जल्दी खाने में बिजी थी। वो जल्द से जल्द खाना ख़त्म करके यहाँ से भागना चाहती थी। आराम से खाओ लड़की, खाना कहीं भागा तो नहीं जा रहा। खाना खाते हुए अपने आसपास भी नज़र दौड़ा लिया करो। शरारती अंदाज में बोलता वो उसे ऊपर से नीचे तक घूर भी रहा था। असल फसाद की जड़ ये नज़र ही तो है। वो सुकून से बोली। मुझे देखने से कौन सा फसाद फैल जाएगा? वो दांत पीसता हुआ बोला। यही तो है असल फसाद, यहीं से असल फसाद शुरू होता है चौधरी जी। जो चीज़ पहुँच में ना हो उसे देखने से इंसान की ख्वाहिश जागेगी, इंसान के अंदर उसे पाने की आग लगेगी। फिर वो अपने लोगों की बातों का डर, यहाँ तक कि इज्जत की भी बाजी लगा देगा। उसे किसी का डर नहीं रहेगा। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाएगा। वो बिना लगे लिपटे बोली थी। इतना सीधा बनना भी अच्छा नहीं होता। वो नाराज़ हुआ था। और निडर होना भी अच्छी बात नहीं। वो तुरंत बोली, तुम शुरू से ही डरपोक रही हो, दूसरों के फैसलों पर सर झुकाने वाली, डर डर कर जीती रही हो। और ऐसे लोग कभी भी खुद के लिए जी नहीं सकते। वो हमेशा के लिए दूसरों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। आहान का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि मेरे रगों में इस खानदान का खून नहीं है। मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं। ये तो आप चौधरियों पर जचता है। मुझे लावारिस अनाथ को ज़मीन से उठाकर इज्जत दी, उसे पाल पोस कर अपना नाम दिया। मैं अगर सारी ज़िंदगी भी इस हवेली के लोगों की सेवा करते गुजार दूं तो उनका एहसान नहीं चुका सकती। वो सख्त अंदाज में कहती खड़ी हुई। किंजल, आहान की आवाज़ सदमे से भरी हुई थी। और हाँ चौधरी आहान, ज़मीन की खाक सर पर मत चढ़ाइए, ये सिर्फ बर्बादी की निशानी है। मुझे दादी जी ने अपनी इज्जत बनाया, ऐसा कुछ भी मत करें कि उनकी इज्जत पर आँच आ जाए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो कहते कहते जैसे कमज़ोर सी पड़ गई थी, जबकि आहान बैठा उसे देखता रह गया। वो अपनी जात को किस खोल के पिटारे में रखती थी उसे आज मालूम हुआ था। दादी जी ने तो कभी कोई फ़र्क नहीं रखा, न जात पात का, न अपने और गैर का। जितना प्यार मुझे या बुआ के बच्चों को दिया उतना ही तुम्हें दिया। हमेशा तुम्हारी बात को अहमियत दी, हर जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी, तुम्हें काबिल बनाया, तुम पर अंधा विश्वास किया। फिर भी तुमने ऊंच नीच की दीवारें खुद से उठाकर खड़ी कर रखी हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार उन्होंने तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, लेकिन तुम्हारी सोच आज भी ज़मीन पर ही टिकी हुई है। आहान ने भी उसे आज खरी खरी सुनाई थी। चौधरी आहान, हकीकत कभी बदल नहीं सकती। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भला मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है? सारा गांव जानता है कि चौधराइन जी ने मेरे ऊपर क्या एहसान किए हैं। मैं अपनी जात से उनके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती। ये कहती हुई वो रुकी नहीं, वहाँ से चली गई। जबकि आहान ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। कैसी हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वहाँ तो सब लोग हॉल में बैठे हैं। आज तानिया शहर से आई हुई थी
और हमेशा की तरह तानिया की ननद सीमा का बेटा शोभित भी उनके साथ आया हुआ था। उसे शोभित एक आंख भी नहीं भाता था। बेवजह उसके करीब होने की कोशिश करता रहता। जब भी शोभित तानिया बुआ के साथ आता, किंजल कहीं इधर उधर छुप जाया करती थी। अब भी वो बालकनी में खड़ी थी कि पीछे से कोई आया और बोला, और उसके बोलने पर किंजल ने एकदम पलट कर देखा था। आप यहाँ क्यों आए हैं? माथे पर बल लिए वो गुस्से से बोली, अरे आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। वो रास्ते में आता हुआ एक अजीब मुस्कुराहट होठों पर सजाकर बोला। किंजल का खून जल उठा। प्लीज शोभित, मेरे रास्ते से हटो, वो दांत पीसते हुए बोली। तभी आहान की भारी और गंभीर आवाज ने उसे चौंका दिया। शोभित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शोभित को किंजल के साथ खड़ा देखकर आहान ने कड़े शब्दों में कहा। दिल तो कर रहा था कि उसे सख्ती से सबक सिखा दे, पर उसने खुद को रोका। शोभित भी घबरा कर बोला, बस यूं ही किंजल से बात कर रहा था, कुछ और नहीं। हमेशा जब भी वो यहाँ आता था तो किंजल से बात करने में उससे कोई डर नहीं होता था, पर आज आहान के आ जाने से ऐसा लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। किंजल गुस्से से उसे घूरती हुई वहां से चली गई। आगे से अगर तुम्हें इस हवेली में किसी से बात करते देखा तो मैं यहाँ तुम्हारा हवेली में आना हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, आहान ने बेहद कड़े शब्दों में कहा था। बुआ जी के साथ आते हो ना, तो बुआ जी जहाँ बैठी हैं वहीं उनकी हदों तक रहा करो। इधर उधर मुंह मारने की कोशिश मत करना, वरना मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना, वो गुस्से से बोला और जाने लगा। अरे आहान, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दादा की मरी हुई आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है। माहौल को सामान करने की कोशिश में शोभित हंसकर बोला। आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं चौधरी सूरज भान का पोता जरूर हूँ, और चौधरियों का खून मेरी रगों में दौड़ता है। इसीलिए मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। रिश्तों की बात आई तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, अपनी कड़क आवाज़ में कहता हुआ वो वहाँ से चला गया था। जबकि उसका ये रौब और दबदबा देखकर शोभित का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल चुका था उसके गुस्से को देखकर। और ममा, किंजल का कहीं कोई रिश्ता देखा या नहीं? अरे जवान बच्ची है, उम्र निकल गई तो कौन करेगा उससे शादी। जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर इसे फ्री करें, या फिर सारी ज़िंदगी ही इसे अपनी नौकरानी बनाकर रखेंगे। तानिया अपने यही अंदाज में अपनी माँ गंगा जी से बोली। तानिया, जुबान को लगाम दो। किंजल मेरी पोती है, मेरी बेटी से बढ़कर है। उसे मैंने पाला है, रातों को उठकर गोद में सुलाया है। कितनी बार समझाऊं कि उससे मेरा रिश्ता क्या है, और तुम्हें उसके फ्यूचर की फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। गंगा जी से पहले ही चौधराइन जी कड़क शब्दों में बोली थीं। तो उनकी बात पर तानिया एकदम खामोश हो गई। इसका मतलब दादी जी कि हवेली, जायदाद और जागीर का बंटवारा हुआ तो वो भी हमारे हिस्से में बराबरी करेगी, उसे भी हिस्सा मिलेगा? तानिया हैरान होकर बोली। इस हवेली की हकदार अभी मैं खुद हूँ। रही बात इस गांव की चौधरी बनने की, तो उसका हक आहान का है, जो बहुत जल्द उसे मिलेगा। जब भी बंटवारा होगा सबको उनका हक बराबर मिलेगा। मैं पूरी पंचायत में बैठकर ये फैसला करूंगी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, चौधराइन जी ने दृढ़ स्वर में कहा, और फिर वहाँ से चली गईं। जबकि तानिया वहीं बैठी नागिन की तरह बल खाने लगी। ऐसे कैसे कोई लावारिस लड़की हमारे बराबर हिस्सा पा सकती है? वो मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाई। इसका कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। सुनो सबिता आंटी, ये किंजल कहीं नज़र नहीं आ रही? अरे वो तो सुबह से हॉस्पिटल गई है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सबिता जी के बताने पर आहान थोड़ा परेशान हुआ। किसी से खुलकर पूछ नहीं सकता था, इसलिए किचन में आकर उसने सबिता जी से पूछा, जो वहाँ अब बर्तन धो रही थीं। अरे चौधरी साहब, किंजल बच्ची की तो कल रात से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार में बुरी तरह तप रही थी। चौधराइन जी तो सारी रात उसके पास बैठकर गुजारी है। अभी भी अपने कमरे में आराम कर रही है। सबिता आंटी दुख भरे स्वर में बोली और फिर काम में लग गई। लेकिन आहान के दिल में बेचैनी घर कर गई। उसे चैन नहीं मिला तो उसके कदम खुद ब खुद किंजल के कमरे की ओर बढ़ने लगे। कमरे के सामने खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाज़ा खोला। किंजल को बिस्तर पर सोते देखा तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। किंजल, उसने धीमी आवाज़ में पुकारा। वो शायद दवा के असर से गहरी नींद में थी। चेहरे पर मासूमियत लिए वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आहान उसके करीब खड़ा उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर किंजल के लिए इज्जत और सम्मान के कई रंग झलक रहे थे। किंजल, काश तुम्हें पैदा करने वाली माँ आज तुम्हें देख पाती तो तुम्हारे इस मासूम और खूबसूरत चेहरे को थामकर दिन रात तुम्हें चूमती और खुद पर गर्व करती।
उसने बेहद धीमे स्वर में कहा और उसका हाथ धीरे से किंजल के सिर पर जा टिका। किंजल गहरी नींद में भी इस स्पर्श से चौंक कर उठ बैठी। चौधरी अहान आप? उसने हैरानी से देखा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे सविता आंटी ने बताया तो रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हें देखने चला आया। अहान ने बेहद चिंतित नज़रों से उसके बुखार से लाल होते चेहरे को देखा। आप मेरे कमरे में? सदमे से किंजल की आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे आवाज़ गले में अटक गई थी। आपको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बुखार से लाल आंखों में नींद की झिलमिलाहट लिए वो बोली। हर वक्त बेकार के डर मत पालो किंजल, कभी किसी के एहसास और जज्बातों को भी समझने की कोशिश करो। किंजल की फिक्र में डूबा अहान गुस्से से बोला। मेरे सिर पर बदनामी खड़ी हो जाएगी और मैं कुछ न कहूँ। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक चक्कर आने से गिरने लगी। तभी अहान के मजबूत बाजुओं ने उसे संभाल लिया। अब मैं तुम्हारे लिए बदनामी का कारण भी बन गया। वो सब्र से गहरी सांस खींचकर बोला। जहाँ कोई मजबूत रिश्ता नहीं होता वहाँ बदनामी ही जन्म लेती है। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। वो उसका हाथ झटक कर बोली। हाँ तो तुम एक बार कहो, मैं सारी दुनिया के खिलाफ होकर तुम्हें अपना बना लूँगा। मुझे किसी का डर नहीं किंजल, बस तुम्हारे खोने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। उसकी आंखों में कई सपने तैर रहे थे। वो उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे अब खुद पर कोई काबू न हो। किंजल दर्द से उसे देखने लगी। एक आसमान पर उसे चौधराइन जी ने बिठाया था और दूसरे आसमान पर चौधरी अहान उसे बिठा रहा था। जो लड़की पहले उसकी ओर देखना भी एक गुनाह समझती थी, आज बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रही थी। वो पूरी मोहब्बत में डूबा उसकी एक नज़र की मेहरबानी का इंतजार कर रहा था। उसके अंग अंग से किंजल की मोहब्बत की खुशबू उठ रही थी। किंजल की जगह अगर कोई और लड़की होती तो अभी इस पल पर खुद पर गर्व महसूस करती, खुशी से झूम उठती। लेकिन किंजल उन खुशकिस्मत लड़कियों में से नहीं थी जो मोहब्बत का हाथ थाम लेती। अगर वो ऐसा करती तो सबसे पहले चौधराइन जी के भरोसे और अपने चरित्र के गुरूर को तोड़ देती, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने उसका बढ़ा हुआ हाथ झटक दिया और कमरे से निकल गई, जबकि अहान टूटी डाल की तरह बिस्तर पर गिर गया और खाली निगाहों से दरवाजे को देखता रह गया। किंजल दरवाजे से निकलकर सीधी चौधराइन जी के कमरे में पहुंची। बात अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाता, उसने चौधराइन जी को भरोसे में लेने का फैसला किया। वो अब इस मोहब्बत और दर्द की जंग में खुद को पिसता हुआ नहीं देखना चाहती थी। चौधराइन जी इस वक्त आराम के लिए लेटी हुई थी। उसे कमरे में आता देखकर उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और खुद उठकर बैठ गईं और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। क्या बात है मेरी जान, तबीयत कैसी है तुम्हारी? कहो तो शहर के डॉक्टर के पास ले चलूं? वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। किंजल की आंखों से आंसू मोती बनकर उनकी गोद में गिरने लगे। क्या बात है किंजल, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? चौधराइन जी परेशानी से बोली। दादी जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप उस बात पर मेरा यकीन करेंगी? किंजल के ठहर ठहर कर कहे शब्दों ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। किंजल, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारी हर बात पर मुझे खुद से भी ज़्यादा यकीन है, वो सच्चाई से बोली। दादी जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर इंसान यकीन न करने को मजबूर हो जाए। किंजल धीमी आवाज़ में बोली। जो भी बात हो किंजल, मेरा तुम पर भरोसा इतना कमज़ोर नहीं कि किसी के कहने से डगमगा जाए। तुम मेरी परवरिश हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे कि मेरी परवरिश पर उंगली उठे। उनके अंदाज पर किंजल ने सुकून की सांस ली। मैं ये बात आपकी जानकारी में बहुत पहले लाना चाहती थी दादी जी, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि ये सब कुछ आपके सामने कह सकूं। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियों के बोझ और ऊंचे पद पर आने के बाद शायद वो खुद बदल जाएंगे, अपनी नादानी का एहसास होने पर पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर और जिद्दी हो गए हैं। मैं अब उनकी जिद और बगावत पर खामोश रहकर उनका हौसला नहीं बढ़ा सकती। आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपकी इज्जत और आपकी अमानत हूँ। इससे पहले कि आपकी इज्जत या अमानत पर कोई उंगली उठाए, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिए, इस हवेली से बहुत दूर, जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना सके, इससे पहले कि इस हवेली के लोग खुद ही मुझे धक्के मार कर निकाल दें। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी, जबकि चौधराइन जी तो हक्का बक्का उसे देखती रह गई। किसकी बात कर रही हो? उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। चौधरी अहान,
किंजल के जवाब ने उनके शक पर जैसे मोहर लगा दी। वो स्तब्ध रह गईं, जैसे समय थम गया हो। मतलब इतने सालों दूर रहने के बाद भी वो इश्क की राहों पर खड़ा है। उन्होंने भारी आवाज में कहा, किंजल, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई लगी। दादी जी, पहले ऐसी नौबत नहीं आई थी। किंजल एकदम से हिचकी लेते हुए बोली। नौबत? वो उसकी बात पर बुरी तरह हैरान हुई थी। वो आज मेरे कमरे तक चले आए थे। जानती हैं, उनके शब्दों में आज बगावत थी। उनकी आंखों में सब कुछ तहस नहस कर देने की आग थी। उन्हें अब न अपनी इज्जत का ख्याल है और न मेरी। वो बरसों की इज्जत को अपने हाथों से मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं। दादी जी, मैं क्या करूं? किंजल ने आज सारे राज खोल कर रख दिए थे और अपने जमीर का बोझ हल्का कर लिया था। अब चौधराइन जी जो भी फैसला करें, वो हर चीज़ से आज़ाद हो चुकी थी। ठीक है बेटा, फिर तैयारी कर लो मेरी बच्ची, इस हवेली को छोड़कर जाने की। बिल्कुल उसी तरह जैसे हर बेटी एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर अपने असली घर जाती है, उन्होंने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। किंजल समझ न पाई, बस उन्हें हतप्रत नज़रों से देखती रह गई। कुछ दिनों की खामोशी के बाद चौधराइन जी ने आखिरकार अपनी इज्जत को बेदाग रखने का रास्ता ढूंढ लिया। तानिया की ससुराल से तानिया की ननद के बेटे का रिश्ता किंजल के लिए बहुत पहले से आया हुआ था। पहले चौधराइन जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब गहराई से सोचने के बाद उन्होंने इस रिश्ते पर हाँ कर दी। और इसी वजह से तानिया अपनी ननद की फैमिली के साथ पूरे तौर तरीके से हवेली रिश्ता लेकर पहुंच गई थी। इत्तफाक से उस वक्त तो ना तो आहान घर पर मौजूद था और ना ही किंजल। चौधराइन जी ने लड़के की रजामंदी जानने के बाद ये रिश्ता पूरी तरह से पक्का कर दिया था और मेहमानों को विदा कर दिया। लेकिन जैसे ये खबर आहान के कानों तक पहुंची, हवेली में एक तूफान मच गया था। उसका खतरनाक रूप चौधराइन जी ने पहली बार देखा था। ये कैसे हो सकता है दादी जी? आप किंजल का रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? उसकी तेज आवाज़ से हवेली की दीवारें कांप उठीं। मैं तुम्हारे ऐतराज़ की वजह नहीं पूछूंगी आहान, चौधराइन जी ने दृढ़ स्वर में कहा। बस ये पूछूंगी, क्या उसे भी मेरे इस फैसले से ऐतराज़ है? आहान सवालिया नज़रों से दादी को देखने लगा। देखो आहान, मेरे शेर बेटे, जैसे मैं एक चौधरी के उसूलों की तरह खुद भी उसूल पसंद और इंसाफ पसंद भी हूँ, वैसे ही आज भी अपने फैसलों पर कायम हूँ। सालों पहले मेरी अपनी औलाद ने भी अपनी पसंद से शादी की थी। जब बात इज्जत पर आई तो उसे अपना राज खोलना पड़ा। उसने कई रिश्तों को ठुकराया, पर मैंने वजह नहीं पूछी। सिर्फ इतना कहा कि जिसके साथ वो विदा होना चाहती है उसे मेरे सामने लेकर आए। अगर वो इंसान खुद आकर उसका हाथ मांगे और ये इकरार करे कि वो भी उसे दिल से चाहता है, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। और ऐसा ही हुआ था। वो इंसान उसके साथ वफादार निकला। उसने आकर उसका हाथ मांगा और मैंने भी अपनी बेटी को धूमधाम से विदा कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी इनकार या खिलाफ होने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे हमेशा ही अपनी इज्जत का डर लगा रहता और इसीलिए मैंने वो डर ही ख़त्म कर दिया। वो बात करते करते कुछ पल के लिए रुकी और गहरी सांस ली। आज सालों के बाद मुझे वही डर तुम्हारी तरफ से लग रहा है और इसीलिए मैं तुम्हारे ऐतराज़ की वजह नहीं पूछूंगी, बल्कि यही कहूँगी, अगर मेरे इस फैसले से उसे भी इनकार है तो लेकर आओ उसे सामने, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर वो भी तुम्हारे साथ वफादार है तो मैं वही फैसला करूँगी जिसमें तुम दोनों की खुशी होगी। चौधराइन जी ने ठंडे शब्दों में कहकर बात ख़त्म कर दी, जबकि आहान वहीं सन्न खड़ा रह गया। चौधराइन जी ने तो जैसे हवा पलट कर रख दी थी। हवेली वालों ने कभी किसी के कदमों में जंजीरें नहीं डाली थीं, फिर भी अब फैसला सुना दिया गया था। आहान किसी आंधी तूफान की तरह हवेली से बाहर निकल आया। जब गंगा जी उसके पीछे पीछे आई थीं और बोली, आहान बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, डूबने से पहले बचने के लिए हाथ पैर मार रहा हूँ। इतना कहकर उसने गाड़ी तेज गति से चला दी, जबकि गंगा जी डूबते हुए दिल से उसे देखती रह गईं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किंजल का नाम उसके मन में गूंज रहा था। किंजल, किंजल। उसे अस्पताल में दाखिल होते हर तरफ किंजल किंजल की पुकार करने लगा, जबकि चौधरी आहान की आवाज़ सुनते ही वो दौड़ी आई थी और बोली, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, चलो। आहान ने उसकी कलाई पकड़कर कमरे में वापस ले आया। आहान, क्या आप होश में हैं? ये क्या तरीका है बात करने का? किंजल ने उसके हाथ झटकते हुए कहा, भाड़ में गया सब कुछ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अपना सामान उठाओ, ये मोबाइल, ये पर्स लो। उसने उसके हाथ में चीज़ें थमाते हुए कहा, जबकि किंजल तो हक्का बक्का सी खड़ी थी। लेकिन कहाँ? हमारी शादी का फैसला सुनाने,
दादी जी को, और जो रिश्ता आया है उसे अस्वीकार करने के लिए। उसने मजबूती से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आप जा सकते हैं यहाँ से। किंजल ने जल्दी से नजरें चुराते हुए कहा, आखिर किसको धोखा दे रही हो तुम, मुझे या खुद को? क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? आहान गुस्से की हद तक पहुंच गया और अपने कंधे उसके कंधे के पास ले आकर उसे बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती आहान चौधरी, किंजल ने रोते हुए कहा, और ना ऐसी गलती कभी कर सकती हूँ। आपके और मेरे बीच जमीन आसमान का फ़र्क है। आपके सारे जज्बात एक तरफ हैं, इस सफ़र में आप अकेले हैं। वो गुस्से और दर्द भरी आवाज़ में बोली, इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं? वो बेबस सा हो गया था। नहीं, किंजल के जवाब पर वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा था। माफ़ी चाहती हूँ चौधरी साहब। उसने सर झुकाकर उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और फिर तेजी से कमरे से निकल गई, जबकि एक आंसू चुपचाप आहान की आंखों से टूटकर उसके गालों पर आया था। शोभित और किंजल का रिश्ता तय होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आहान के दिल से चौधराइन अच्छे से परिचित हो चुकी थीं और इसीलिए वो हालात को और बिगड़ने का मौका दिए बिना जल्द से जल्द किंजल को विदा कर देना चाहती थीं। किंजल अब ज़्यादातर चौधराइन जी के साथ ही उनके कमरे में वक्त गुजारती। वो हर काम उससे पूछ कर रही थी। फर्नीचर, शादी के कार्ड, यहाँ तक कि ज्वेलरी भी उसकी पसंद से तैयार करवाई गई थी। इस सब के बावजूद वो बिल्कुल चुप, किसी गहरे ख्यालों में डूबी रहती। कभी कभी चौधराइन जी को लगता है शायद आहान की तरह वो भी उसके साथ कोई जिद या नाराज़गी पाल रही है। कहीं किंजल भी तो आहान को पसंद नहीं करती। ये सोच उन्हें बुरी तरह बेचैन कर जाती, लेकिन फिर सोचती कि इस रिश्ते के लिए तो खुद किंजल ने ही रजामंदी दी है। ये सोचते हुए वो खामोश हो जाती। आहान सुबह सवेरे हवेली से निकल कर जाता और रात गए तक वापस लौटता था। वो अंदर से जैसे पूरी तरह टूट चुका था। हर किसी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका ठंडा अंदाज और आंखों की बेबाकी देखकर कोई उसके सामने बोल ही नहीं पाता था। हाय, कैसी हो किंजल? वो किसी काम से हवेली के पीछे की ओर आई थी जब उसे एक अनजानी मर्दाना आवाज़ अपने करीब से सुनाई दी। वो घबराकर पलटी तो हैरान रह गई। शोभित खड़ा था। आप यहाँ? शोभित को हवेली में देखकर उसने हैरत से पूछा। हाँ, मोम के साथ आया था आपकी कुछ चीज़ें देने, तो सोचा आपसे मुलाकात भी कर ली जाए। आखिर हमारी शादी जो होने वाली है, वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी नज़रें किंजल पर बुरी तरह टिकी हुई थीं। किंजल खुद में सिमट गई। पता नहीं क्यों उसके बात करने और करीब आने के अंदाज में किंजल के दिल में एक अजीब सी घबराहट उभर आई थी। मैंने शुरू से तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की की चाहत की थी किंजल, और जब तुम्हें देखा तो जैसे मैं पागल हो गया था। अक्सर तन्हाई में तुम्हें सोचता हूँ तो मेरे जज्बात बुरी तरह बहकने लगते हैं। तुम्हारी जुदाई में तो लगता है कुछ कर बैठूंगा। उसके एक एक शब्द से बेअदबी झलक रही थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी अभी कुछ भी नहीं लगती, तो प्लीज़ मुझसे इस तरह की बातें मत करें। किंजल के माथे पर बल पड़ गए। अरे, अभी बीबी नहीं हो तो क्या हुआ, बन जाओगी। दिन ही कितने रह गए हैं, अब कंट्रोल नहीं होता यार। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखते ही इंसान बहक जाए। वो बेहयाई से बोला। मैं तो ये सोचकर खुद को संभाल नहीं पा रहा कि शादी की पहली रात मेरा क्या हाल होगा जब मैं तुम्हें। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि किंजल ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। वो कुछ और भी कहना चाहती थी मगर खुद को रोक गई। किंजल का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल होने लगा था। मैं चलती हूँ, लगता है दादी जी मुझे आवाज़ दे रही हैं। बहाना बनाती हुई वो तेज़ी से उसके पास से गुजरकर हवेली के अंदर चली गई। अंदर उसकी होने वाली सास सीमा जी, तानिया बुआ, चौधराइन जी और गंगा जी बैठी हुई थीं। वे सब उसकी शादी के जेवरात और कपड़े फैला फैला कर देख रही थीं। किंजल को देखकर चौधराइन जी ने उसे पुकारा। बेटा किंजल, इधर आओ। तुम्हारी सास चाहती हैं कि ये तुम्हें शहर लेकर जाएं और तुम्हारी पसंद से शादी का जोड़ा दिलवाएं। तुम क्या चाहती हो बेटा? किंजल उनकी बात सुनकर कुछ पल खामोश रही, लेकिन ससुराल वालों के सामने वो सामान्य अंदाज में बोली, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ये कहती हुई वो अपने कमरे में चली गई। सीमा जी ने पहली बार ऐसी लड़की देखी थी जो अपनी शादी के वक्त इतनी उदास नजर आ रही थी। क्या किंजल खुश नहीं है? सीमा जी ने पूछा। चौधराइन जी ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे नहीं, बच्ची शुरू से ही ऐसी खामोश और संजीदा है। किंजल की इजाज़त के बिना तो हमने एक जोड़ा तक नहीं खरीदा, फिर उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हम उसकी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकते हैं? सीमा जी उनकी बात पर पहलू बदल कर रह गईं। हाँ रुको बेटा,
राजू से कहो गाड़ी निकाले, किंजल और मुझे शहर जाना है। वो तेजी से बाहर निकल रहा था जब चौधरानी जी की आवाज़ सुनाई दी। राजू नहीं है, कहीं गया है और बाकी के नौकर भी जमीनों पर हैं। वो भारी ठंडी आवाज़ में बोला। उसकी बिखरी और टूटी फूटी हालत देखकर उसकी टूटी और बिखरी हुई हालत ये गवाही दे रही थी कि वो किस कदर अंदर से टूट चुका है। चौधरानी जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। लेकिन जाना जरूरी है आहान, क्या तुम हमें शहर लेकर चलोगे? तानिया हमारा इंतजार कर रही है, वो बोली तो आहान उन्हें मना न कर सका। गाड़ी स्टार्ट करते हुए आहान की प्यासी निगाहें अचानक ही बैक मिरर पर गईं, जहां वो नजरें झुकाए बैठी थी। दिल जैसे एक बार फिर से उसे देखकर टूटने लगा था। उन्हें देखकर तानिया और सीमा जी बहुत खुश हो गईं, क्योंकि वो पहली बार अपनी ससुराल आई थी। माँ जी बहुत अच्छा किया आप भी आ गई, तानिया माँ को देखते हुए बोली। आहान भी आया है, बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। तुम लोग बताओ कहाँ जाना है ड्रेस लेने? चौधरानी जी सांस लेने के लिए कुछ देर के लिए वहीं सोफे पर बैठ गई थीं। अरे आहान, वो कैसे आ गया? वो तो जब से गांव का सरदार बना है, यकीन मानो हाथ ही नहीं आता ये लड़का। तानिया हंसती हुई बोली और फिर सब मिलकर खरीदारी के लिए निकल गए। वो लोग अभी गाड़ी से उतर रहे थे और किंजल भी गाड़ी से उतर रही थी कि तभी किंजल को अपने कान में आहान की सरगोशी सुनाई दी। सोचा नहीं था किंजल कि वक्त के साथ अपने ही इतना बदल जाएंगे। जिन पर मान होता है वो मान यकीन सब तोड़ जाते हैं। खैर जाओ, आज से तुम्हें अपने दिल के तमाम जज्बों और ख्वाहिशों से आहान चौधरी ने आज़ाद कर दिया। लेकिन याद रखना, अब मुझ पर जिंदगी की हर खुशी हराम है। दर्द से कहता, पल भर को नज़र भरकर उसे देखता, गाड़ी से उतर गया। किंजल कितनी ही देर तक पत्थर बनी खड़ी वहीं खून के आंसू पीती रही। फिर उन्हें शॉपिंग करते हुए काफ़ी रात हो गई थी, जबकि किंजल की सास जिद करने लगी कि वो लोग आज रात को उनके ही घर रुक जाएं, सुबह होते ही निकल जाना। अरे अम्मा जी, हम पराए थोड़ी हैं, रुक जाए ना प्लीज़। अरे तानिया, बात अपने पराए की नहीं है, किंजल दुल्हन है, कल इसकी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ तारीख रखते ही दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती, अब शगुनी मानी जाती है। ये तो तुम्हारी जिद थी इसलिए किंजल आ गई, वरना मैं इसे कभी न लाती। चौधराइन संजीदगी से बोली। अरे माँ जी, वो जमाने गए जब ऐसी बातें मानी जाती थीं। अब तो दूल्हा दुल्हन शादी से पहले ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस बार किंजल की होने वाली सास बोली तो चौधराइन जी कुछ कहने ही वाली थीं। अम्मा जी मान जाए ना, वो इतना कह रही हैं तो। आहान अगर जाना चाहता है तो उसे भेज दें, सुबह राजू आ जाएगा। नहीं नहीं, फिर आहान भी यहीं रुकेगा, उसके आराम का इंतजाम करो, थक गया होगा। वो बहुत ही मुश्किल से कहीं आता जाता है। तानिया और किंजल की सास उन लोगों के आराम का इंतजाम करने के लिए उठकर खड़ी हुई। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सारा दिन वो दिमागी थकान का शिकार रहा था किंजल को देख देख कर, ऊपर से वो अब और रुकने का कह रहे थे। वो गुस्से से टहलता कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। किंजल काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए फौरन ही बेड पर लेटते ही सो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि तानिया अपने घर चली गई थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब शोभित नशे में चूल लड़खड़ाता घर में दाखिल हुआ, जबकि किंजल की सास गुस्से से उसे देखकर बोली, शर्म करो शोभित, अब तुम शादीशुदा होने वाले हो। इस तरह की हरकतें रहीं तो लोग तुम्हारे मुंह पर थू थू करेंगे। तुम्हारे ससुरालियों ने देख लिया तो रिश्ता अलग जाएगा, इज्जत की धज्जियां भी उड़ जाएंगी। सीमा जी गुस्से से बोली। उन्हें कैसे पता चलेगा? वो एकदम हंसते हुए बोला, तुम्हारी दादी सास और होने वाली बीबी यहीं ठहरे हुए हैं, शॉपिंग करते हुए लेट हो गए थे इसीलिए रुक गए। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि तुम मीटिंग में हो। अब जाओ अपने कमरे में, सुबह अपने होलिये को सही करके उन लोगों के सामने आना। सीमा जी कहती हुई अपने कमरे में चली गई, लेकिन शोभित का नशे में डूबा दिमाग एक ही बात पर ठहर गया, होने वाली बीबी। अपने कमरे में आता शर्ट उतार कर फेंकता सिगरेट पीने लगा। उसका दिमाग और उसके अंदर की हवस उसे बार बार बहकाने लगी। नशा जब दिमाग पर चढ़ा तो उसे पागल करने लगा। वो धीरे से उठा, अपनी नशीली चाल चलता वो सारे रूम की चाबियां ढूंढकर किंजल के रूम को ढूंढने लगा। उसके अंदाजे के अनुसार वो पहले ही पोर्शन में उसके कमरे तक पहुंच चुका था। ताला खोला तो सामने ही बेड पर किंजल बिना दुपट्टे के बहुत ही आराम से बेखबर सो रही थी। उसे देखते ही शोभित पर शैतानी सवार हुई। वो धीरे से अपनी होने वाली बीबी की तरफ बढ़ा। वहीं आहान जो बेचैनी की वजह से जाग रहा था, अचानक किंजल की शोर मचाती तेज आवाज़ पर घबराकर बाहर आता उसके कमरे की तरफ भागा, जहां से आवाज़ें आ रही थीं। जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो? कोई है, बचाओ मुझे, वो चिल्ला रही थी।
तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। अरे ऐसे क्यों रो रही हो, जैसे मैं कोई गैर हूँ। शादी होने वाली है हमारी, बाद में भी तो यही सब कुछ मैं ही करूँगा, तो आज ही क्यों ना कर लें। वो शैतानियत से बोलता उसकी तरफ बढ़ा, तभी आहान दरवाजे को जोर से लात मारता हुआ अंदर आया। किंजल अंदर का मंजर देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। शोभित का हाथ किंजल के मुंह पर था और वो बिना दुपट्टे के उसके सामने तड़प रही थी। आहान दीवाना सा होता आगे बढ़ा और एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारता चला गया। शोभित तो आहान को देखते ही सदमे में चूर हो गया था। उसे नहीं पता था कि आहान भी घर में ही मौजूद होगा। वो उसे मारता जा रहा था। आज तक मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया, कभी बुरी निगाह से नहीं देखा, और तूने उसकी इज्जत पर वार किया। मैं तेरी जान ले लूँगा। आहान जैसे पागल हो चुका था। आहान क्या हो गया, क्यों मार रहे हो उसे। चौधराइन जी, सीमा जी आवाज़ें सुनती हुई नंगे पैर भाग आई थीं, लेकिन किंजल की हालत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आस्तीन फटी हुई थी, बाल बिखरे और चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। चौधराइन जी तो कांप उठी थीं। दादी जी, मैं इस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। इसने मेरी किंजल की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। आहान की आंखें और जिस्म के एक एक हिस्से से आग सी भड़क रही थी। हाय मेरा बच्चा। सीमा जी जल्दी से आहान को शोभित से अलग कर गईं। शोभित का चेहरा खून से भर चुका था। आहान ने जल्दी से अपना कोट उतारा और किंजल के वजूद पर डाला और उसे तड़प कर उठाता खुद के पीछे ऐसे छुपा गया कि कोई उसके अलावा उसे दूसरा देख न सके। ये झूठ बोल रहा है। मैं तो सोने के लिए जा रहा था, तो ये इन दोनों की बातों की आवाज़ें मैंने सुनी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो ये लॉक था। चाबियां लाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो ये दोनों छुप छुप कर रंगरलियां मना रहे थे। मुझे देखकर ये दोनों अब सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर थोप रहे हैं, जबकि किंजल और आहान तो अपनी जगह जम गए थे। चौधराइन जी को अपना कमज़ोर सा शरीर गिरता हुआ महसूस हुआ। तौबा है, लड़की के ये लक्षण। वो तो अच्छा हुआ असलियत शादी से पहले नजर आ गई। न जाने दोनों ने हवेली में आपकी नाक के नीचे कितनी ही बार एक दूसरे के साथ। सीमा जी अपने बेटे के गुनाह पर पर्दा डालते हुए बोली कि तभी चौधराइन जी की दहाड़ते हुई आवाज़ पर वो वहीं दुबक गईं। बस बहुत हुआ सीमा, अपनी जबान को लगाम दो। जानती हो तुम किसकी परवरिश पर उंगली उठा रही हो? मेरी। चौधराइन जी की आवाज़ में गरज थी। ये 2 टके की लड़की न जाने किसका गुनाह है। आपको इस पर यकीन है, मुझ पर नहीं। और तभी चौधराइन जी का हाथ उठा और सीमा जी के मुंह पर एक निशान छोड़ गया। 2 टके की मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा है। ये किसी का गुनाह नहीं, बल्कि मेरे अच्छे कर्मों का फल है। और देखो, तुम जैसे घटिया लोगों का चेहरा मेरे भगवान ने कैसे दिखा दिया। मेरी बच्ची की इज्जत, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। सीमा, अगर ये गुनहगार होते तो अपनी मोहब्बत को मेरे फैसलों पर कुर्बान न करते। इन्होंने तो मेरी इज्जत की खातिर अपने इश्क, अपने दिल को जला लिया, खुद को फना कर दिया, लेकिन कभी गुनाह नहीं किया। तुम्हारे बेटे का किरदार साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त वो नशे में है। उन्होंने नफरत से शोभित को देखते हुए कहा, आज और अभी मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तुम लोगों से तोड़ती हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची के सुहाग का जोड़ा? उनकी बात पर सीमा जी और शोभित दंग रह गए, और तभी उनकी नज़र किंजल के कमरे के टेबल पर रखे शादी के जोड़े पर गई थी। वो आगे बढ़ी और जोड़ा हाथ में उठाए हुक्म सुनाती हुई बोली, आहान, 50,000 का है ये जोड़ा। तुम अभी इनके मुंह पर इससे ज़्यादा रकम मारो। मेरी बच्ची का पहला शगुन है ये, इसके सुहाग का जोड़ा, इसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये जोड़ा वो अपनी शादी के दिन ही पहनेगी। आहान ने चौंक कर दादी को देखा, फिर जेब से एक गड्डी निकाल कर किंजल के सर से घुमाता हुआ उन माँ बेटे के मुंह पर मार दी। सीमा जी मुंह खोले बोली, शादी? हाँ शादी, इन्हीं की शादी जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जिनका रोशन किरदार बहुत मजबूत है। वही मेरा आहान जो गांव का चौधरी होकर भी मोहब्बत के दरबार में भिखारी बनकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगता रहा। लेकिन मेरी मासूम बच्ची ने कभी अपनी हद लांघने की कोशिश नहीं की। और फिर उस रात वापस आते ही उन्होंने दोनों की शादी बड़ी ही सादगी से करवा दी। किंजल तो दादी जी के सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये देखकर सबकी आंखें भीग गईं। आहान, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट ही जैसे गुम हो गई थी, आज उसके चेहरे की हंसी देखकर सबके चेहरे खिल उठे थे। दुल्हन बनी, ऊपर से नीचे तक सजी, आज वो बहुत हसीन लग रही थी। उसके कमरे में पूरे हक से बैठी उसका इंतजार करते, जैसे उसे इस पल अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके भगवान ने कितनी खूबसूरती से उसे उसकी मोहब्बत दे दी थी, जिसका नाम लबों पर लाते हुए भी वो डरती थी।
उसकी तड़प याद करते किंजल के पसीने छूटने लगे। आज न जाने वो किस तरह उसके साथ पेश आएगा। आगे के पलों का सोच कर ही उसे डर लग रहा था। तभी कोई दरवाजा खोलकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। किंजल का सर शर्म से और झुक गया। ज्यादा मत झुको, कहीं कमर में लचक ही ना आ जाए तो मेरी हसीन रात के सपने धरे के धरे रह जाएंगे, वो शरारत से कहते उसकी गोद में सर रख गया। ऐसे कि किंजल आहान पर झुकी हुई थी। दोनों की निगाहें मिली तो किंजल का दिल धड़कने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा किंजल, जिस दुआ को मैंने नादानी से अपने भगवान से मांगता रहा हूँ, आज वो इतने हसीन रूप में पूरी होती मेरे सामने बैठी है। आंखों में कई हसीन जज्बे लिए वो उसके मेहंदी से रचे हाथों को अपने होठों से लगाता हुआ बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा चौधरी आहान कि जिसे मैं रातों को उठ उठ कर अपने भगवान से मांगा करती थी, वो मेरा जीवन साथी, मेरा रक्षक बनकर मुझे यूं मिल जाएगा। मैं सारी जिंदगी अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भीगी आंखों से वो बहुत प्यार से अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। तो वहीं आहान करंट खाकर उछल पड़ा और जल्दी से उठकर बैठता उसे हैरान नज़रों से देखने लगा। इसका मतलब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थी? मैं इस सफ़र में अकेला नहीं था, मतलब तुमने भी मुझे दुआओं में मांगा था। आहान का दिल तो आज खुशी से झूम रहा था। किंजल हल्का सा हंसकर सर हिला गई तो वो शॉक्ड होकर उसे अपनी तरफ खींचता सीने से लगा गया। हमेशा तुमने मेरी मोहब्बत को झुटलाया, लेकिन आज कहाँ भागोगी? आज मेरी शिद्दतों को रास्ता मिला है, आज फरार की कोई गुंजाइश नहीं। उसकी खुमार में डूबी आवाज़ पर किंजल धीरे से आगे बढ़ती हुई खुद ही उसके हवाले खुद को कर देती है। आहान उसके लाल होठों पर झुकता अपने नशीले होंठ रखकर जैसे सब कुछ भूल गया। उसकी तड़प, उसका जुनून, पल भर में किंजल के होश ठिकाने लगा गया। आहान की बढ़ती शिद्दतों ने पल में उसकी सांसें फुला दी। वो गहरी सांसें लेती अभी संभली भी नहीं थी कि आहान के होठों ने गर्दन और फिर जिस्म के हर नाजुक हिस्से पर तेजी से अपना स्पर्श बिखेरना शुरू कर दिया। ऊपर से उसके हाथों की हरकतें भी उसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंचा रही थीं। किंजल का तो शर्म से बुरा हाल था। वो इतना रोमांटिक होगा, किंजल को अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे गुजरती रात उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।